तो ये सब हो रहा है और ये सब कौन कौन बता रहा है? अब चाहे वो सोनू निगम हो, चाहे वो गोविंदा हो। गोविंदा आजकल आपने देखा होगा कि कहानी आई थी कि गोविंदा के पैर में गोली लग गई और 4 बजे रात को। वो कहानी भी कहानी थी, उसमें भी कुछ ना कुछ खेल है। फिर ये उड़ाया गया कि गोविंदा आजकल डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। कुछ दिन पहले गोविंदा का प्रेस कॉन्फ्रेंस हवा में बहुत, फिजा में बहुत तैर रहा था, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोविंदा ने कहा था कि मेरी फिल्म बन के रेडी है लेकिन कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। तो चाहे सोनू निगम हो, नील नितिन मुकेश हो, अरिजीत सिंह हो, विवेक ओबराय हो, गोविंदा हो, इन सबकी हालत किसने खराब की? अरिजीत सिंह के बारे में मैंने आपको बताया था कि अरिजीत सिंह ने माफी लिखा, पत्र भेजा कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। नहीं माना, सौदेह माफी मांगा, नहीं माना। सार्वजनिक रूप से उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया और उसमें कहा कि आप कृपा करके मेरे इस गाने को अपने फिल्म से नहीं हटाइए। लेकिन एक नहीं सुनी। और वो कौन थे शख्स? वो शख्स एक ही है, सलमान खान। ऐसा तो है नहीं कि मेरा सलमान खान से या क्यूबाइब नेटवर्क का सलमान खान से कोई जाती दुश्मनी है, कुछ नहीं। मैं भी उन्हें पसंद करता रहा हूं। एक बहुत अच्छे एक्टर रहे हैं, 90s के जमाने में अच्छी फिल्में उन्होंने दी, बहुत अच्छे एक्टर थे। लेकिन 90s के जमाने से ही जैसे जैसे इनकी फिल्में हिट होती गई, इनका गुरूर बढ़ता गया। और गुरूर बढ़ा क्योंकि 90s के दौर में बोलबाला था माफियाओं का, जो दुबई से सारा कारोबार 90s में, 92 के बाद जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसके बाद वो जहां से जो भागा दाऊद, वो फिर अपना बेस दुबई बनाया, फिर उसके बाद पाकिस्तान बनाया और दुबई और पाकिस्तान के रास्ते मुंबई को नियंत्रित करता रहा। और उस दौरान कौन कौन पॉलिटिशियन थे ये बताने की जरूरत नहीं, मैं कई बार अपने शो में बता चुका हूं कि शरद पवार की उस पर क्या कृपा रही और बाकी नेताओं की क्या कृपा रही, कांग्रेस पार्टी की क्या कृपा रही, सब लोग जानते हैं। इन पार्टियों ने किस प्रकार से बॉलीवुड सरगनाओं, अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर के अपना साम्राज्य चलाया और अभी भी वो साम्राज्य बदस्तूर चला रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर यह है कि एक एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने एक प्रेडिक्शन कर दिया। एक बार पहले भी किया था लेकिन आजकल चर्चा में है उनका प्रेडिक्शन। उनका प्रेडिक्शन है कि सलमान भाई बहुत दिनों के मेहमान नहीं है। 59 साल उनकी आयु है और 67 साल आते आते उनका निधन हो जाएगा। भगवान न करे, ईश्वर न करे, मैं भी प्रार्थना करता हूं कि ऐसा हो, यह प्रेडिक्शन सफल हो। मैं नहीं चाहता हूं कोई किसी की इस तरह की दुआ करेगा नहीं कि उनकी मौत हो जाए। लेकिन प्रारब्ध ऐसा है कि आपको किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। और अब ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड में 2020 में जो एक घटना हुई सुशांत और दिशा की मृत्यु के बाद, और उसके बाद से जो बायकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चला, उसका नतीजा यह है कि बॉलीवुड तब से लगातार फेल करता जा रहा है, लगातार। और पिक्चर हॉल तो अब नहीं ही चलेंगे, वो तो खैर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हो रहा है। नेटफ्लिक्स आ रहा है, मैक्स आ रहा है, प्राइम आ रहा है, अमेजॉन प्राइम आ रहा है। ऐसे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वहां पर तो आप रिलीज कर सकते हैं, वहां पर अपनी फिल्में दिखा सकते हैं। वो एक नया पैटर्न आया है जो लोग मूवी थिएटर से बाहर आकर के ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। लेकिन वो जो मजा था पॉपकॉर्न वाला, वो खत्म हो गया। वो टेक्नोलॉजी की वजह से कहिए या सुशांत और दिशा की बद्दुआ का असर कहिए। एक तरफ बॉलीवुड अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के युग में कौन हिट होगा कौन फेल होगा कहना मुश्किल है। पिक्चर हॉल में तो इन्होंने काट निकाल लिया था, 200 करोड़ कमा लिया, 400 करोड़ कमा लिया, ब्लैक मनी का पूरा खेल चल रहा था इन खान ब्रदर्स का। और खास तौर से खान ब्रदर्स की जितनी मूवी आ रही थी वो 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़ इस तरह से ये सेल करते थे। और सेल कैसे होता था ये नील नितिन मुकेश ने समझाया कि साहब इनके प्रोड्यूसर जाकर के स्वयं टिकट खरीद लेते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे थिएटर की कैपेसिटी मान लीजिए 500 है तो 500 का टिकट मैं ही खरीद लेता हूं। और उसमें सारे ब्लैक मनी उसमें एग्जॉस्ट हो जाते थे
और ये ब्लैक मनी कहां से आता था? समंदर पार से आता था, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से। ये पूरा रैकेट चल रहा था और बॉलीवुड उसका एक बहुत बड़ा तंत्र बना हुआ था। ब्लैक मनी का खेप पाकिस्तान से आता था अंडरवर्ल्ड के माध्यम से, और उस सारे ब्लैक मनी को इसी मल्टीप्लेक्सेस में टिकट खरीदने में खपाया जाता था और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इकोनॉमी में प्रवेश करता था। इतना शानदार रूट था जिस रूट के बारे में बड़े बड़ों को अंदाजा नहीं होगा। अब साहब मान लीजिए कि सलमान खान ने कोई मूवी बनाई, उनकी मूवी चल नहीं रही है, तो उन्होंने कहा कि भाई, किसी व्यक्ति को कहा कि भैया मुझे ये मूवी बड़ी पसंद आ गई है, मैं सारे टिकट खरीदता हूं, कौन रोक लेगा? उनके पास पहुंच गया पैसा साहब, कैश में आप चले गए, कैश में दे दिया। अब आजकल तो लोग जा रहे हैं वैसे पेटीएम और फोन पे वगैरह करते हैं, लेकिन सिनेमा हॉल में ज्यादातर लोग अभी भी कैश में जाकर के टिकट खरीदते हैं। तो कैश में टिकट चला गया साहब। अब उस कैश में कितने नकली नोट हैं, कितने असली नोट हैं, ये भी पता नहीं है, लेकिन ब्लैक मनी तो है ही है। जो काला धन है, जो घूस से कमाया गया है, कमीशन से कमाया गया है, बड़े बड़े ऑफिसर्स के, अधिकारियों के, पुलिस के, ड्रग से जो काले धन बनाए गए हैं। ड्रग से जो काले धन बनते हैं मतलब उसका टैक्स नहीं दिया जाता, वो टैक्सेबल नहीं है, उसकी कहीं कोई जमा खर्च नहीं है, कोई उसको बता नहीं सकता है कि कहां से पैसा आया, क्या आया, कहां खर्च हुआ, इसकी कोई आपको रिकॉर्ड नहीं रखनी है। तो ये ड्रग कार्टेल का जो पैसा होता था और पाकिस्तान से जो पैसे आते थे, तो उसमें नकली नोट भी खप जाते थे। मान लीजिए कि 100 नोट है, उसमें से एक डाल दिया, और इसी तरीके से 1000 में से आप समझ लीजिए 10 नोट चले गए, फिर 1 लाख पे कितने नोट चले गए। इतने नोटों को धीरे धीरे मार्केट में खपाया जाता था। अब जहां 100 नोट हो रहे हैं वहां एक नोट निकल गया। अब वहां तो मशीन में लगाए हुए नहीं है साहब, छोटे छोटे नोट निकालते हैं। तो नकली नोटों का काफी कारोबार चल रहा था और ब्लैक मनी का कारोबार चल रहा था। ब्लैक मनी का जो धंधा था